Hello student, this is Amanpreet Kaur. Welcome to my channel. Today we will start the chapter number 2, Rights in the Indian Constitution. Keep your NCERT book alongside for better understanding. Here is the introduction on the first page. A constitution is not only the composition of various organs of the government and the relation among them. As we studied in the last chapter, the constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensure a democratic system in which all persons enjoy certain rights. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिटेशंस लगाता है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है जिसमें सारे जो सिटीज़न हैं वो सर्टेन राइट्स को एंजॉय कर सके. In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. जो Indian Constitution में citizens को rights मिले हुए हैं उनके वो इस chapter में हम study करेंगे. Part 3 of the Constitution of India listed the fundamental rights and also mention the limits on these rights. As we know, the part 1 of the Indian Constitution is about union and its territory. Second part is about citizenship and part 3 of the Constitution of India is about fundamental rights. और इस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को तो मेंशन किया ही है और इसके साथ इन राइट्स पर जो लिमिट्स है उनको भी मेंशन किया गया है. इन केस ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट जो हमारे राइट्स है उस पर लिमिटेशन लगा सकती है. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड नो what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स मेंशन हैं. हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है. व्हाट रोल ऑफ द जुडिशरी हैज़ प्लेड इन द प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स, और न्यायपालिका का इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और इंटरप्रेट करने में क्या रोल है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है. ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स के इन राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है. इसके लिए हमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं 2 केसेस की. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो. इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द एशियन गेम्स द गवर्नमेंट अगेंस्ट अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स. These contractors employed a large number of very poor construction workers from different part of the country to build flyovers and stadiums. तो जब दिल्ली में एशियन गेम्स हुई थी तो फ्लाईओवर और स्टेडियम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था और वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से जो वर्कर्स थे उनको काम पर रखा. दीज वर्कर्स वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वर पेड लेस दैन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. और ये जो वर्कर्स थे इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी और इनको जितना गवर्नमेंट ने वेजेस डिसाइड की थी उससे कम वेजेस देकर उनसे काम करवाया जाता था. टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीज देयर पुअर कंडीशन एंड पिटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट. और एक सोशल साइंटिस्ट की जो टीम थी उन्होंने उनकी पुअर कंडीशन को स्टडी किया और सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटिशन दायर की. दे आर्गूड दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस दैन द मिनिमम प्रेस्क्राइब वेज अमाउंट्स टू begar or forced labor, which is a violation of fundamental rights against exploitation. तो इस पैराग्राफ में एक वर्ड है बेगार और फोर्स लेबर. अगर हम एंशंट इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें पर्सन्स को पैसे नहीं दिए जाते थे काम के बदले, जहाँ बहुत कम पैसे दिए जाते थे और इसके बदले उसको खाना दिया जाता था जहाँ फिर रहने की जगह दी जाती थी. और इस सिस्टम को जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था. आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग
जे है प्रोविज़न है कि प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, कि अगर हम कोई पर्सन से हम मिनिमम वेजेस से कम वेज पर काम करवाते हैं तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो इस केस में भी जो वो लेबर थी, जो वर्कर्स थे, उनके जो फंडामेंटल 23 आर्टिकल के अकॉर्डिंग राइट्स थे उनकी वायलेशन हुई थी। और द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस प्ली एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द थाउजेंड ऑफ वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब वेजेस फॉर देयर वर्क। तो गवर्नमेंट जो कोर्ट थी उन्होंने ये प्ली को एक्सेप्ट किया, उसकी पिटिशन को एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि जो वर्कर्स हैं उनको उनकी प्रिस्क्राइब वेजेस दी जाए उनके काम के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज मचाल ललोंग वॉज 23 व्हेन ही वॉज अरेस्टेड। तो एक मचाल ललोंग पर्सन का नेम है जिसकी जो कि असम की मारेगांव डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट था। मचाल वॉज चार्जेज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज, तो उस पर गंभीर चोटें पहुंचाने का चार्ज लगा हुआ था। और ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल, और वो मेंटली इतना अनस्टेबल था कि वो अपने ट्रायल को अटेंड नहीं कर सकता था, ट्रायल अटेंड करने के लिए अनेबल था और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया। मचाल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटी इन 1967 and 1996 that he was fit to stand trial, but no one paid any attention. Machal Lolong remain in the judicial custody. तो उसका जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुली हुआ और डॉक्टर्स ने 2 बार जेल अथॉरिटीज़ को लिखा कि वो अपनी ट्रायल अटेंड करने के लिए फिट एंड फाइन है, बट किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मिचाल को जुडिशल कस्टडी में ही रहना पड़ा। मिचाल वॉज रिलीज्ड इन जुलाई 2005, ही वॉज 77 देन। तो जब वो अरेस्ट हुआ था तो तब उसकी जो एज थी वो 23 थी और जब वो रिलीज़ हुआ तब उसकी एज 77 थी। इट मीन्स कि उसने 54 ईयर्स अपनी लाइफ के वो जुडिशल कस्टडी में ही बिताने पड़े उसको, जो कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हमें 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिला हुआ है उसकी वायलेशन थी। ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन्ड आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल ऑफ द स्टेट। तो उसका जो केस था वो तब सामने आया जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम थी, उन्होंने एक इंस्पेक्शन के दौरान इस केस को ऑब्जर्व किया। वी कैन सी मचाल्स entire life was wasted because a proper trial against him never took place। तो उसकी जो पूरी लाइफ है वो वेस्ट होगी इसीलिए कि उसको प्रॉपर एक ट्रायल है वो नहीं मिल पाई। आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन्स टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक सिटीज़न को लाइफ एंड लिबर्टी का राइट देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमें आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। तो इसका मीनिंग है कि अगर किसी सिटीज़न पर चार्ज लगे हुए हैं जहाँ वो किसी केस में अपराधी पाया जाता है तो उसको स्पीडी और फेयर ट्रायल का एक अधिकार प्राप्त है। About the first example also, there was violation of rights provided by the Constitution, but it was challenged in the court. As a result, worker could get their rightful wages. The constitutional guarantee of the right against the exploitation ensured justice to these workers. मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अपने सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं, बेसिक राइट्स दिए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द बिल ऑफ राइट्स। A bill of rights prohibits
गवर्नमेंट फ्रॉम थस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो बिल ऑफ राइट्स है वो इंडिविजुअल्स के जो राइट है जो इनके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन करती है, जहाँ कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसके द्वारा जो राइट्स है वो वायलेट होते हैं, तो जे गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस लगाता है एंड इंश्योर अ रेमेडी इन केस देयर इज़ वायलेशन ऑफ दिस राइट्स। और अगर इन जो राइट्स है उनकी वायलेशन की जाती है तो उसका सल्यूशन भी है जो वो इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रॉम whom does a constitution protect the rights of the individual? The right of a person may be threatened by other person or private organization. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So it's necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organ of the government, the legislature, executive bureaucracy and even the judiciary in the course of their functioning may violate the rights of the person। तो अब ये क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे जे पर्सन्स के जो राइट्स है वो बचाता है, कि जो इंडिविजुअल है उनके राइट्स को किससे खतरा है, कौन थ्रेटन कर सकता है इन राइट्स को। द राइट्स ऑफ द पर्सन में बी थ्रेटन बाय अनदर पर्सन, जहाँ तो वो दूसरा जो पर्सन है उसके राइट्स को वायलेट कर सकता है, जहाँ फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो इस सिचुएशन में जो पर्सन है, सिटीज़न है, उसको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो बाउंड होती है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। और ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ इस सिचुएशन को एनालिसिस करें तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे जो सिटीज़न हैं उनके जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर सकते हैं। जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेचर है, जो विधानपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी और इवन द जुडिशरी और इवन द न्यायपालिका, ये जो सारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है वो भी सिटीज़न के राइट्स को वायलेट्स कर सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। इन द कोर्स ऑफ द फंक्शनिंग मे वायलेट द राइट ऑफ द पर्सन। फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो जो लीडर्स थे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो राइट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसकी डिमांड की थी। द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड a Bill of Rights as far back as in 1928। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी थी जो उन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इन राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो बिल ऑफ राइट्स थे, इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई और इनको फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्टेड दैट दीज राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड दैम एंड मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेपरेटली लिस्टेड किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड पार्ट में इनलिस्टेड हैं और इनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस है वो ऐड ऑन की गई है। फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा वायलेट नहीं किए जाएंगे बल्कि उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट
from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law, fundamental rights are protected and granted by the constitution of the country. तो जो ordinary rights होते हैं वो ordinary law के द्वारा बनाए जाते हैं और protect किए जाते हैं, जबकि जो fundamental rights होते हैं वो constitution of country, उस country के संविधान द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं और ग्रांटेड होते हैं. ऑर्डिनरी राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेटिव बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, बट द फंडामेंटल राइट्स मे ओनली बी चेंज द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उसके द्वारा ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज किया जा सकता है, जबकि अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी चेंज करनी हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के थ्रू ही ये पॉसिबल है. बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन द मैनर दैट वायलेट दैम. तो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकता, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे वो वायलेट हो. When we talk about the Bill of Rights in the South African Constitution, the South African Constitution was promulgated by the President Nelson Mandela on 18 December 1996 and came into effect on the 4th February 1997, replacing the interim Constitution of 1993. जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो 5th कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सिविल वॉर के बाद में लागू हुआ था. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द बिल ऑफ राइट्स आर द cornerstone of the democracy in the South Africa. It forbid the discrimination on the ground of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, consensus, belief, culture, language and birth. तो ये सारी ग्राउंड्स पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट बिल ऑफ राइट्स है वो लागू किया गया. It granted perhaps the most intensive range of the rights to the citizen. The special constitutional courts enforce the right enshrined in the Constitution. Some of the rights include the Constitution in the South African include. तो और जो बिल ऑफ राइट्स के और जो राइट्स थे वो हम नीचे पढ़ेंगे, जिसमें कि ये वाले राइट्स इंक्लूड है. फर्स्ट है राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फेयर लेबर practices, right to healthy environment and right to protection of the environment, right to educate, housing, right to health care, food, water and social security, children's rights, right to basic and higher education, right to cultural, religious and linguistic communities, right to information. ये सारे जो राइट्स है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं सिटीजन्स के लिए. जहाँ तक चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज़ then please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.